Hello students, myself Dr. Varna Misra. Today I will teach you cereals, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। मैंने जब आपको सिलेबस बताया था उसको बताया था प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन आपके सिलेबस पे। तो प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, जो कि हमने प्लांट के द्वारा प्राप्त किया और उसको उपयोग किया। तो मोस्टली हम प्लांट के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, फूड है, वुड है, और वुड को आप टिम्बर भी कह सकते हो, बेवरेजेस हैं, शुगर है और मेडिसिन हैं, जो कि सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, फूड मीन्स। तो भोज्य पदार्थ में सबसे पहला क्या आता है, सीरियल्स मीन्स अनाज है, अनाज। उसके बाद आती हैं दालें, दलहन फसलें। तो जो सीरियल्स है इसमें सबसे ज्यादा जो प्रयुक्त होता है वो है वीट। वीट इसका कॉमन नेम है और इसका बॉटनिकल नेम आपको जितना आना चाहिए मीन्स लिखने में, अगर आपको वीट के बारे में पूछेगा तो आपको उसका बॉटनिकल नेम, फैमिली, कॉमन नेम और उसके बाद उसका जो ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बाद उसका बॉटनिकल कैरेक्टराइजेशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसके अलावा मैंने कल्टीवेशन छोड़ दिया। कल्टीवेशन मोस्टली वीट लॉन्ग में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्लियर? तो बॉटनिकल नेम वीट का क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि हमेशा जेनरा और स्पीसीज को अलग अलग जब हम हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है। क्लियर? अब फैमिली, फैमिली कौन सी है, पोएसी, जो कि मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स है। क्लियर? अब वीट का कॉमन नेम भी आपको पता है, गेहूं है, उसके अलावा गोदुमई और अलग अलग जो स्टेट है उनमें अलग अलग वर्ड बोला जाता है, बट हमारे यूपी में तो गेहूं ही बोला जाता है। क्लियर? अब बात आती है इसकी ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन्स कहाँ कहाँ ये ग्रो करता है। तो जो हमारा वीट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है और आप कह सकते हैं प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप है, जो कि वर्ल्ड के जो टेम्परेट रीजन्स हैं उनमें ग्रो करती है। पूरे वर्ल्ड में ये मोस्टली साउथ वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा, जो कि सेंटर ऑफ ओरिजिन है इसका, वो क्या है, साउथ वेस्ट एशिया। क्लियर? वहां पर सबसे ज्यादा ग्रो करती है। ये 6000 बीसी से जाना जाता है गेहूं, और तब इसकी दो वैरायटी होती थी, एमर वीट और मैक्रोनी वीट। अच्छा, इसके अलावा अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये जो गेहूं है हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम, ये यूएसए, चाइना, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की और इंडिया में भी ग्रो करता है। आपको स्टूडेंट अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। जो हमारा सर्वे है उसमें आया है
तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जहां पर ये इसकी जो यील्डिंग है व्हीट की यानी गेहूं की जो पैदावार है वो सबसे अधिक होती है, तीसरे नंबर पर। करीब 2011 के सर्वे में आया था कि 93.9 मिलियन टन्स जो क्या कहते हैं इसकी पैदावार हुई थी इंडिया में, वो 93.9 मिलियन टन्स हुई थी। कब? 2011-12 के सर्वे में ये आया था। अब जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर ग्रो करता है? यूपी में। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, आपका गुजरात और ये हरियाणा, पंजाब, तो सबसे ज्यादा तो यूपी के बाद उसमें पंजाब और हरियाणा वगैरह में है जो कि गेहूं की खेती सबसे अधिक होती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यहाँ पर भी गेहूं की बहुत खेती होती है। इनमें से कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि टिटिकम एस्टिवम जो मेन है, इसको क्या कहते हैं? ब्रेड व्हीट। टिटिकम एस्टिवम को क्या कहते हैं? ब्रेड व्हीट। और इसके अलावा आपका ट्रिटिकम ड्यूरम है जिसको मैक्रोनी व्हीट कहते हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम ये कहलाता है आपका मैक्रोनी व्हीट। और टिटिकम ड्यूरम के अलावा जो कि ये लगभग अगर 88% ब्रेड व्हीट ग्रो किया जाता है तो 11% मैक्रोनी व्हीट भी ग्रो किया जाता है। उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में टिटिकम डिकोकम ये ग्रो किया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर। ये जो व्हीट की वैरायटी है, ये जो टिटिकम डाइकोकम, ये क्या कहते हैं आपके महाराष्ट्र वगैरह में हाई यील्डिंग देता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसका बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स कि ये प्लांट होता कैसा है। तो इसका बॉटनिकल कैरेक्टराइजेशन हम लोग देखते हैं व्हीट का। तो जो ये बॉटनिकल कैरेक्टराइजेशन में क्या देखेंगे कि इसका स्टैंड कैसा है, बाकी सब कुछ कैसा है। तो जो व्हीट का प्लांट होता है उसकी हाइट 0.6 to 1.5 मीटर तक होती है और कलम टाइप का होता है, मीन्स नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। जो व्हीट की पूरी आप प्लांट की किट देखें तो उसमें नोड्स और इंटरनोड्स रहती हैं, जहां पर नोड्स में, अच्छा आपको नोड्स और इंटरनोड्स में क्लियर कर दूं। सपोज करो एक कलम है, ठीक, कलम मीन्स जबकि स्टेम नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड है तो ये इस तरह का अंदर हॉलो होता है, तो ये कहलाती है नोड और ये दो नोड्स के बीच का स्पेस कहलाता है इंटरनोड। तो जो इसकी
वीट की बात हम कर रहे थे, तो प्लांट की हाइट मैंने बताई 0.6 to 1.5 मीटर तक हाइट होती है कल्प की, और नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। जो बेस वाला इंटरनोड्स होता है, बेस वाला नोड होती है, उस पर रूट रहती है। रूट इसमें कैसी रहती है? एडवेंसियस रूट्स। एडवेंसियस रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं? जिनका डेवलपमेंट रेडिकल के अलावा स्टेम के किसी भी पार्ट से होता है, तब वो रूट कहलाती है एडवेंसियस रूट। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके इन्फ्लोरेसेंस के। तो इन्फ्लोरेसेंस इसका कंपाउंड स्पाइक होता है, जिसको स्पाइकलेट भी कहते हैं, और ये इन्फ्लोरेसेंस ही आगे ग्रो करके क्या करता है? इसमें ग्रेन बनते हैं। तो जो ये ग्रेन बनते हैं वो एक एंडोस्पर्म में लगभग 82% जो मटेरियल होता है वो फूड होता है ग्रेन का। तो जो ग्रेन लेयर होती है उस क्या कहते हैं आपके वीट के दाने के ऊपर, तो उसके अलावा जो उसके अंदर होता है जो भी जो फूड मटेरियल है, मीन्स रिच मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? गेहूं के सीड में प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ साथ विटामिन बी एंड मिनरल्स। तो इस तरह से ये वीट का बॉटनिकल कैरेक्टराइजेशन हो गया। तो इसमें मैंने अभी बताया इन्फ्लोरेसेंस स्पाइकलेट टाइप का होता है, और ये पूरी एक बाली स्पाइकलेट है, जिसको आगे जब वो उसमें ग्रेन डेवलप हो जाएगा तो उसको बाली भी हम लोग कहते हैं। ठीक, तो फिर आता है वीट का कल्टीवेशन, कि इसका कल्टीवेशन किस तरह से होता है। तो वीट का कल्टीवेशन जो देखा जाए तो वो हर तरह की वैरायटी को एडेप्टेड कर लेता है। एडेप्टेड मीन्स उसको अपना उसके अकॉर्डिंग ग्रो करता है, जैसी वहां की क्लाइमेट है। तो मोस्टली ये कैसा वार्म टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं जो गेहूं है, और इसीलिए ये आर्कटिक रीजन और उसके क्या कहते हैं भूमध्य रेखा के करीब भी ग्रो किए जाती है जो एरिया रहता है। मीन्स कूल विंटर भी इनको चाहिए और ड्राई मौसम भी चाहिए। आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ गेहूं की खेती कब की जाती है? मोस्टली जब विंटर स्टार्ट होता है, और फिर इसकी जब ग्रेन वो पक जाते हैं तो वो कब का समय होता है? मार्च अप्रैल का, जबकि टेम्परेचर थोड़ा हाई होने लगता है। और एनुअल रेनफॉल अगर देखी जाए तो इसको चाहिए रहती 30 to 90 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। 30 to 90 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए रहती है इसकी खेती के लिए। इसके अलावा जो अगर इसकी हम क्रॉप की बात करें, ये तो इसके सुटेबल क्रॉप के लिए है ही। अब इसके अलावा जो इसका टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, वरना ग्रेन नहीं बन पाएगा। और जो सॉइल रहती है वो हैवी क्ले, हैवी क्ले सॉइल हो, और या तो फिर सैंडी सॉइल। ठीक है, तो इनमें ये ग्रो कर सकती है।
लेकिन इसके अलावा जो वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल है, मीन्स अच्छी तरह से सिंचित कह सकते हो लोम सॉइल, वहां पर भी इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो इसका जो आपका कल्टीवेशन की जो सॉइल कह सकते हो आप, सॉइल के अकॉर्डिंग पूरी इंडिया में 5 भागों में, 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है इंडिया के उस फील्ड को जहां पर गेहूं की खेती होती है। वो 5 अभी मैं बताती हूँ आपको। पहला तो हमारा यूपी का गैंगेटिक एलिवेशन है, गैंगेटिक प्लेन आप कह सकते हो जिसको, यूपी का। कहाँ का? यूपी का। दूसरा है इंडस एलुवियल, इंडस एलुवियल कहाँ का? पंजाब का। इसके बाद थर्ड है हमारा ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। फिर चौथा है द हिली रीजन ऑफ हिमालय, मीन्स जो हिमालय का हिली रीजन था। और 5वां है द डिजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो डिजर्ट रीजन, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान कहा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि 5 पार्ट में इसका जो कल्टीवेशन का एरिया है वो डिवाइड कर दिया गया। अब कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी हैं। अब हम लोग वीट की इम्पोर्टेंट इम्प्रूव्ड वैरायटीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली है लर्मा रोजो 64। लर्मा रोजो 64 जो है वो कैसी है? ड्वार्फ वैरायटी है जो कि येलो एंड ब्लैक रस्ट के लिए प्रतिरोधी क्षमता रखती है। मीन्स इसमें ब्लैक एंड येलो रस्ट नहीं लगता है और मोस्टली सेंट्रल एंड पेनिनसुलर इंडिया में ग्रो की जाती है। इसके बाद है NP 846। तो NP 846 कैसी वैरायटी है? टॉल वैरायटी है जो कि मोस्टली, पहली बात तो रेजिस्टेंट है रस्ट के लिए, और उसके अलावा मोस्टली नॉर्थ हिली रीजन में ग्रो की जाती है। सोनोरा 64, सोनोरा 64 कैसी है? डबल डॉर्फ वैरायटी है और लेट सोइंग के लिए सुटेबल है। अगर आप टाइमली नहीं शो कर पाते हो, मीन्स बो नहीं पाते हो, तो इसको लेट सोइंग के लिए सोनोरा 64 सुटेबल है। इसके बाद कल्याण सोना जो वैरायटी है ये भी डबल डॉर्फ वैरायटी है और मोस्टली सुटेबल है हाई रेनफॉल एरिया के लिए, जहां बहुत अधिक बरसात होती है वहां पर ये कल्याण सोना और वैरायटी ग्रो की जाती है। फिर सोनालिका, सोनालिका जो है वो अर्ली मैच्योरिंग डॉर्फ वैरायटी है जो कि इसके ग्रेन्स कैसे होते हैं? गोल्डन एंड एट्रैक्टिव होते हैं, जो कि लूज स्पॉट के लिए मतलब प्रतिरोधी होते हैं। मीन्स इसका लूज स्पॉट नहीं हो सकता। अब हम लोग सरबती सोनारा की बात करें तो सरबती सोनारा भी अर्ली मैच्योरिंग डॉर्फ वैरायटी है। डॉर्फ वैरायटी मीन्स प्लांट्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और इसपे ये भी सोनोरा 64 की तरह, मीन्स अगर आप जल्दी सोइंग नहीं कर पाए हैं तो लेट सोइंग करके इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आती है मोती, जिसको HD 1949 भी कहती हैं। ये ट्रिपल डॉर्फ वैरायटी है, यानी इसके जो ग्रेन्स हैं वो ब्रेड या चपातीज बनाने के लिए बहुत ही
अच्छे होते हैं। इसके बाद आता है आपका हीरा HD 1941। तो ये कैसा है, ये भी ट्रिपल ड्वार्फ वैरायटी है, जो कि आपका इसके ग्रेन्स जो होते हैं वो कह सकते हैं लॉन्ग एंड हार्ड ग्रेन्स होते हैं। अब CPAN 3004 की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसी है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। सेमी मीन्स मतलब बहुत लंबे भी नहीं होंगे और बहुत ही छोटे भी नहीं होंगे। तो इस तरह के जो वैरायटी है वो है CPAN 3004 वैरायटी, आपकी सेमी ड्वार्फ वैरायटी कही जाती है। यानी इसमें मीडियम मैच्योरिटी ड्यूरेशन लगता है टाइम, और हाईली रेजिस्टेंट है किसके लिए, रस्ट के लिए, और इसकी भी चपातीज बहुत अच्छी बनती हैं, और ये भी सुटेबल है आपके साउथ वेस्टर्न प्लेन्स के लिए। अब HS 277 ये अर्ली सून और रेन फेड सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, जैसे कि CPAN थी, और इसमें भी जो रस्ट के प्रति और नॉर्थ ये वेस्टर्न हिल में थी CPAN, ये नॉर्थ मीन्स ये साउदर्न वेस्टर्न हिल्स में थी, ये नॉर्थ साउदर्न नॉर्दर्न हिल्स में सुटेबल। अब आती है HS 295। तो HS 295 लेट सून वैरायटी है, और लेट सून वैरायटी के साथ साथ ये रेन फेड है और सेमी, इसका भी जो वैरायटी है वो कैसी है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। इसके बाद मंगला यानी HI 1077 की बात करें तो मंगला आपका हाईली यील्डिंग वैरायटी है, और टाइमली शो करो तो ये UP, साउदर्न गुजरात, राजस्थान, इन जगहों पर, MP यहाँ पर ज्यादा ग्रो की जाती है। इसके अलावा PVW ये भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, और ये चपातीज और ब्रेड के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अच्छा, ये सब जो वैरायटीज हैं ये हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार की जाती है, जैसे IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भी इंडिया में सिचुएटेड है। ये तो न्यू दिल्ली वाली ब्रांच है जिसका मैंने बात की। इसी तरह एग्रीकल्चर की इंडिया में बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जहां पर इस तरह से इम्प्रूव्ड वैरायटीज तैयार की जाती है, जो कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। वो अपने यहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इनको ग्रो करवाते हैं और अच्छी पैदावार लाते हैं। अब वीट का मेन आता है यूजेस। तो यूजेस में आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा यूजेस इसका चपाती बनाने में वो क्यों है, क्योंकि वीट में सबसे अधिक ग्लूटेन पाया जाता है, जिसके कारण उसका डो मीन्स उसका जब हम आटा गूंथते हैं वो बहुत अच्छा गूंथता है, और उससे बहुत ही अच्छे से हम चपाती या जो भी आइटम बनाना चाहें वो इजीली बना लेते हैं। तो ये तो हो गई फूड की बात। उसके अलावा वीट से ही रवा है, मैदा है, ये सब तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा इसका यूज उसमें स्टार्च की मैन्युफैक्चरिंग में, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल अल्कोहल में, और आपका जो पोर बाइंडर वाइन है उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। इसका जो स्ट्रॉ निकलता है मीन्स भूसा, उसका यूज कैटल्स को फीडिंग के लिए मीन्स जानवरों को खिलाने के लिए हम इसके भूसे का उपयोग करते हैं। उसके अलावा उनके गांव में क्या किया जाता है, उसको बैठालने के लिए भी इसका वीट का भूसा ऐसे डाल दिया जाता है, जो कि
गर्म करता है तो उनको सुटेबल रहता है। तो इस तरह से मैंने आपको वीक पूरा कंप्लीट कर दिया।